सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल सशक्तिकरण। यानी डिजिटल सशक्तिकरण अभी भारत के अंदर चल रहा है और 2015 से इसको शुरू किया गया है। तो इसके बारे में हम विस्तार से बहुत कम समय में आपको मैं चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। ये लेक्चर UGC नेट, स्लेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD इत्यादि सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो सभी में क्वेश्चन आते हैं और आपको जानकारी होनी भी चाहिए। तो डिजिटल सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम उद्देश्य है देशों को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना है। यानी कि वैसे तो यह प्रत्येक देश में चल रहा है, लेकिन हमारे लिए, भारत के लिए है कि भारत को सशक्त समाज बनाना है। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। नॉर्मली दोस्तों आप समझ गए होंगे, डिजिटल सशक्तिकरण का मतलब है सभी लोगों तक इंटरनेट की पहुंच को पहुंचाना और सभी सूचनाएं, उद्देश्य, इन्फॉर्मेशन और सभी सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से सभी तक एक्सेस हो सके। तो दोस्तों भारत में भी डिजिटल सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है और इसको लगातार इतना काम किया जा रहा है, लगातार इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो डिजिटल इंडिया के जो मुख्य घटक हैं, कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो उसके कुछ घटक होते हैं या किसी भी बेस पे वह टिका होता है। तो सबसे पहला हमारा घटक है, इसके जो है नंबर 1 पे है डिजिटल आधार ढांचे का निर्माण करना। सबसे महत्वपूर्ण ये आ जाता है, अगर हमको भारत के अंदर डिजिटल इंडिया बनाना है तो हमारे पास आधार ढांचा, यानी कि आधार ढांचा का मतलब इंटरनेट से संबंधी पूरा प्लेटफार्म हो, जैसे टावर्स हों, लाइनिंग हो, जो फाइबर लाइन बिछाई जा रही वो हों, और इतना कंप्यूटर्स हों, इतना मोबाइल्स हों जिसका सभी लोग जो है उपयोग कर सकें। तो इसमें चाहे टावर से लेके फाइबर लाइन बिछाने से लेके लैपटॉप, कंप्यूटर, यानी कि सभी के निर्माण में भारत सरकार द्वारा सहयोग देना और उसको अधिक से अधिक बढ़ावा देना इसके अंतर्गत आता है। अगर हमारे पास सभी ढांचा उपलब्ध है, डिजिटल ढांचे के संबंधी जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, तो हम इसको पहुँच बना सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुँचाना। यानी कि इसमें ये है जो भी सेवाएं हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उसको जैसे मान लिया आपको ट्रांसफ़र पैसा करना है डिजिटल तौर पे, तो आपके लिए या तो कोई वेबसाइट हो, जिस प्रकार SBI की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, यानी कि अभी सभी बैंकों की अपनी वेबसाइट है, वहाँ इंटरनेट यूज करके आप जो है इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे, जैसे मान लिया भीम ऐप है, तो यानी कि इस तरह की सेवाएं देना जिससे, या इस तरह के एप्लीकेशन, इस तरह के ऐप्स निर्माण करना जिससे कि वह उनकी पहुंच जो है लोगों तक पहुंचे। जिस प्रकार ई-पंचायत क्या है, जैसे आज की डेट में राज्यसभा, लोकसभा से लेकर ग्राम पंचायत तक का आप कार्रवाई को एक मोबाइल पे ऐप के थ्रू देख सकते हैं। तो इसमें आ जाता है डिजिटल रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना। यानी कि इंटरनेट जो भी हम कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से देश के किसी कोने में, किसी भी गांव में कोई व्यक्ति बैठा है और उस जानकारी को लेना चाहता है। ऐसा नहीं सभी के पास जानकारी, जो जानकारी मतलब लेना चाहता है, जो देखना चाहता है, उस तक कैसे पहुँचे। अगर हमारे पास डिजिटल का आधार ढांचा है, ढांचा का मतलब इंटरनेट की पहुँच सभी तक है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो उसके बाद उन सेवाओं को जनता तक कैसे पहुँचाया जाए, तो उसके लिए हमको वेबसाइट बनानी पड़ेंगी, ऐप बनाना। तीसरा है डिजिटल साक्षरता। इसका मतलब है कि सभी को डिजिटल के बारे में जानकारी करना, कि आपको अगर ई-पंचायत देखना है या आपको लोकसभा, राज्यसभा की कार्रवाई देखना, तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको ऐसे आप देख सकते हो। ये एक उदाहरण है, यानी कि आपको डिजिटल के बारे में जानकारी लेना। अब है डिजिटल इंडिया की निगरानी कमेटी। इसको किसी भी कार्य को या बनाने के लिए या किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक कमेटी या बोर्ड का होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या है, काम का प्रोग्रेस, काम किस स्तर तक पहुंचा और उसका क्या रिजल्ट है, यह नहीं पता चल पाता है। तो ऐसे ही डिजिटल इंडिया, यानी इंडिया भारत सशक्तिकरण के लिए, डिजिटल भारत सशक्तिकरण के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष जो है स्वयं प्रधानमंत्री होंगे, सदस्य जो है वित्त मंत्री होंगे
आईटी मंत्री होंगे, मानव संसाधन मंत्री होंगे, शहरी विकास मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री होंगे। और विशेष आमंत्रित सदस्य जो होंगे प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव होंगे, कैबिनेट सचिव होंगे, व्यय योजना के सचिव होंगे, टेलीकॉम और कार्मिक सचिव भी इसके विशेष सदस्य होंगे। संयोजक जो है इसके सूचना सचिव होंगे। यह एक कमेटी होगी जो पूरे डिजिटल इंडिया या भारत सशक्तिकरण के बारे में डिजिटल सशक्तिकरण के बारे में देखरेख करेगी। डिजिटल इंडिया का आधार ढांचा क्या होगा? कोई भी काम चलाने के लिए वह किसी न किसी आधार ढांचे पर टिका होता है, यानी किसी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ आधार ज़रूरी होता है। जिस प्रकार मान लिया स्कूलों को चलाना है तो स्कूलों के लिए एक सिलेबस ज़रूरी है, या आपको कोई भी यूनिवर्सिटी चलानी है तो उसके लिए आपका आधार होना चाहिए, आपका कौन से कोर्स, कौन से सब्जेक्ट या कॉलेज होता है। सभी कॉलेज में सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती। इसी प्रकार डिजिटल इंडिया का आधार संरचना जो है, सबसे पहला है एक यूनिक आईडी जो आधार कार्ड है। आधार कार्ड ही एक ऐसी यूनिक आईडी है जो आपका यह बताती है कि यह व्यक्ति यही व्यक्ति है। यानी कि मान लिया जिस प्रकार एक मान लिया छदम्मी लाल है तो पता चलेगा कि छदम्मी लाल यही व्यक्ति है। तो यह डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला कार्य किया गया। सभी के एक यूनिक आईडी बनाई गई जिसको बोलते हैं आधार कार्ड। दूसरा है BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, यानी कि किसी भी सभी नेटवर्क को देखने के लिए या इससे संबंधी इंटरनेट या इस आधार संबंधी या लोगों तक इंटरनेट की पहुंच करने के लिए एक लिमिटेड बनाया गया जिसका BBNL है। और तीसरा है CSC सेंटर। पहले क्या होते थे दोस्तों, इंटरनेट कैफ़े होते थे, बहुत कम लोगों की वहाँ तक पहुँच होती थी। कोई ज़रूरी मेल आ जाता था या ज़रूरी काम होता था तो लोग बाग वहाँ जाके एक्सेस करते थे। लेकिन आजकल गांव लेवल तक CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर खोल दिए गए हैं और एक गांव में 2-2, 3-3 हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां अलग अलग तरह का इंटरनेट पहुंच के द्वारा आपकी सुविधाएं दे रही है। जिस प्रकार आप जो है खतरा, अगर ज़मीन संबंधी है खतरा खतौनी निकाल सकते हैं, सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, आप एग्ज़ाम संबंधी कोई काम है तो वो कर सकते हैं। इसलिए ये भी इसका एक आधार सिस्टम है। चौथा है डिजिलॉक यानी डिजिटल लॉक। आपके लिए डिजिटल लॉक बना दिया गया है। आप वहाँ पर अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को रख सकते हैं। कहीं पर भी ले जाने की आपको ओरिजिनल दस्तावेज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप जो है डिजिटल तौर पे दिखा सकते हैं और उनको मान्य होगा। तीसरा है DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब कोई भी कार्रवाई जब हो रही है या चाहे कोई भी टेंडर दिया जा रहा है, कोई भी आपका काम किया जा रहा है, वह अब क्या हो गया, DBT हो गया। यानी कि जिस प्रकार मनरेगा ही मान लें, मनरेगा में कार्य करने वाले श्रमिकों का पैसा जो कार्य कर रहा है उसी के अकाउंट में डाला जाएगा। जो रोड का कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है उसमें भी अलग अलग जो टेंडर्स हैं वो उनके खाते में ही डाला जाएगा। यह एक कार्रवाई की गई है। अब डिजिटल इंडिया सेवाएं, वैसे तो बहुत सारी सेवाएं हैं, आप पढ़ोगे तो आपको मैं थोड़ा सा आपको एक ये दे देता हूँ ओवरव्यू के क्या क्या सेवाएं हैं। वैसे तो बहुत सारी सेवाएं हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले भारत सरकार द्वारा जैसे एक डिजिटल सशक्तिकरण के लिए एक यूनिक आईडी बनाई गई सभी की। अब मान लिया कोई व्यक्ति अपना पैसा निकालना चाहता है तो आधार के द्वारा भी निकाल सकता है या पहचान की जा सकती है ये व्यक्ति वही है। पहले क्या होता था, दूसरे की आईडी से फेक काम हो जाते थे। अब इस प्रकार ही भारत सरकार ने जैसे भीम ऐप बनाया जिसको भारत इंटरफेस ऑफ मनी बोला जाता है। इसके द्वारा आप पैसे को सेकंडों में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे गूगल है वो भारत का नहीं है, फ़ोनपे है वो भी भारत का नहीं है, लेकिन भारत सरकार द्वारा जो भारत के अंदर डिजिटल इंडिया को सशक्तिकरण कराने के लिए भीम ऐप को बनाया गया। दूसरा जो है डिजिटल एम्स, जितने भी एम्स हैं वहाँ पर आप जो है OPD कर ले सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपको डेट मिल जाएगी। आप अपना फीस जो भी वहाँ पर लगने वाली क्या ना मतलब राशि है वो आप जमा कर सकते हैं। ये सब कुछ क्या ना मतलब जो भी हेल्थ संबंधी है, आपका कोई भी हेल्थ संबंधी ट्रीटमेंट कराना है,
एक शुरू से लेके आखिर तक आप सबको डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं। ई पंचायत के बारे में छोटी पंचायत से लेके बड़ी पंचायत तक, यानी ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य हो रहे हैं वह भी आपको डिजिटल इंडिया के द्वारा आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। और बड़ी, मान लिया ई पंचायत के बारे में बात करें, सबसे बड़ी भारत की पंचायत जो है वह राज्यसभा लोकसभा है। उसकी कार्यवाही को आप जो है मैप के माध्यम से देख सकते हैं, वहाँ पर क्या कार्यवाही की गई है ये सब। चौथा, ई हॉस्पिटल, जितने भी भारत सरकार के सरकारी और महत्वपूर्ण हॉस्पिटल हैं सभी को ई हॉस्पिटल कर दिया गया है, यानी कि आप उसमें जो ऑनलाइन से उनका कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम, पहले एग्ज़ाम जो है पेपर बेस होते थे, यानी कि आपको जाके देना होता था और उसकी जो है या तो पेपर में टिक मार करना पड़ता था या फिर उनकी जो है अलग से एक कॉपी आती थी उसमें आपको करना। आजकल क्या है, सब ऑनलाइन हो गया है। आपका बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, छोटे से छोटा एग्ज़ाम, आप जो है आप अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं और वहाँ पर जाके आपको ऑनलाइन के द्वारा इसका फाइनल रिज़ल्ट भी आ जाता है। फिर उसके अलावा है IRCTC। भारत सरकार ने IRCTC को, यानी आप IRCTC के द्वारा जो है टिकट बना सकते हो, ट्रेन का बना सकते हो, प्लेन का बना सकते हो, बसों का बना सकते हो, होटल बुक कर सकते हो, यानी कि आपका टूर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आप IRCTC पे, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, कंपनियां हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये भारत सरकार द्वारा अंडरटेकिंग है और जो है खुद प्राइवेट कंपनियां हैं। ई सर्टिफिकेट, आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं, आपने कोई एग्ज़ाम दिया उसका ये सर्टिफिकेट डाउनलोड है वही मान्य होगा। कोई भी सर्टिफिकेट आप, चाहे आप पर्सनल सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, दूसरे इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, जन्म सर्टिफिकेट, ये भी आप आजकल उपलब्ध हैं। तो है ऑनलाइन टिकट, कोई भी टिकट बुक करना है आप आज की डेट में ऑनलाइन बुक कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में करें तो यह बहुत बड़ा एक विस्तार है। जैसे मान लिया आप इंटरनेट बैंकिंग की सेवा, प्रत्येक बैंक ने अपने के लिए एप्लीकेशन बनाया है। एप्लीकेशन में यही है, वहाँ पर ऐप बनाए गए हैं, आप उन ऐप की सहयोग से जो है आसानी से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट है वो कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी इस एप्लीकेशन में जो है वेबसाइट बनाई हुई हैं, प्रत्येक कंपनी ने अपनी वेबसाइट बनाई है। जैसे मान लिया आप किसी अकेडमी पे जाना चाहते हो तो उस अकेडमी की वेबसाइट है, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, पहले क्या क्या सुविधा दे रही हैं, कितनी फ़ीस है, कितना क्या है, ये सब एप्लीकेशन एक विस्तार, यानी जितने भी ऐप्स आज की डेट में यूज कर रहे हैं वो सब एप्लीकेशन में आ जाते हैं। चौथा है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इसके जो है वैसे 9 उद्देश्य रखे गए हैं। सबसे पहले है ब्रॉडबैंड हाईवेज, यानी कि सबसे पहला लोगों को ब्रॉडबैंड बनाना, यानी कि हाईवे पूरा इंटरनेट की एक्सेस करना, चाहे वह टावर लगा के किए जा रहे हों, चाहे फाइबर लाइन बिछा के किए जा रहे हों, यानी कि जब तक आपके क्षेत्र में इंटरनेट नहीं होगा, इंटरनेट की पहुंच नहीं होगी, तो वहाँ पर आपको ये करना बहुत ही, तो इसलिए इसको बड़े विस्तार से, बड़े ही भारत जैसे डिजिटल इंडिया के तहत जियो के द्वारा भारत के अंदर दुनिया भर के टावर लगाए जा रहे हैं, दुनिया भर की फाइबर लाइन बिछाई जा रही है। तो एक ये है। तो सभी को मोबाइल कनेक्टिविटी सुलभ कराना, यानी कि मोबाइल कनेक्टिविटी देना। अगर मोबाइल कनेक्टिविटी तभी दे पाओगे जब आपको, कहना मतलब इंटरनेट की पहुंच है, चाहे आपकी लाइन के द्वारा है, चाहे आपके टावर के द्वारा है। जहाँ पर टावर लग गए हैं, इंटरनेट चलने लगा है, तो लोग बाग ऑटोमेटिक ही मोबाइल ख़रीदने लगते हैं। मोबाइल के द्वारा फिर उनको जो है वहाँ उस पर बहुत सारे जैसे एप्लीकेशन बना दिए गए हैं, उनके पहुँच हो जाती है और उनको एक्सेस करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे शुरू। पब्लिक इंटरनेट प्रोग्राम के संबंधी एक अलग से मैं वीडियो आपको बना दूंगा। भारत सरकार ने इसमें भी 3 तरह के इंटरनेट किए हैं, एक शहरी इंटरनेट के लिए, ग्रामीण इंटरनेट के लिए, एक दूसरा पब्लिक इंटरनेट के लिए। उसमें कितने GB का किसको मिलेगा क्या है, और उसमें कुछ फ्री भी योजनाएं हैं, ये एक अलग से किया गया है। ई गवर्नेंस मतलब पूरा जो भारत सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, चाहे किसी भी मंत्रालय द्वारा हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे विदेश मंत्रालय हो, यानी कि जितने भी कृषि मंत्रालय, जल मंत्रालय, कोई भी मंत्रालय है, और सभी की जो कार्रवाई की जा रही है, वहाँ पर क्या वैकेंसी निकली है, वहाँ पर क्या कार्रवाई की है, क्या टेंडर दिए गए हैं, यानी A to Z सभी जो है आज की डेट में उनकी वेबसाइट पे उपलब्ध है। जो जिस तरह की सूचना चाहता है उनकी वेबसाइट पे जाके कर सकता है।
ई क्रांति यानी कि इलेक्ट्रिक क्रांति का मतलब ये है सभी के पास ऐसे उपकरण हों जो इलेक्ट्रिक, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है या दूसरे फ़ोन है, या सभी के पास जो है इंटरनेट पहुंच के लिए लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, या फिर आपकी जो है टैबलेट हो। ये सभी जो है ई क्रांति के अंतर्गत आते हैं, इनका निर्माण किया जा रहा है और सभी को इसके बारे में साक्षर किया जा रहा है। सभी के लिए सूचनाएं, आप कोई भी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कोई भी सूचना एक गांव से लेकर और लोकसभा के जो पंचायत संबंधी हैं वह सूचनाएं आपको आज की डेट में सभी इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाएंगी। दूसरी, चाहे बैंकिंग सूचनाएं हों, चाहे आपके शिक्षा संबंधी सूचनाएं हों, चाहे किसी भी राजनीतिक सूचनाएं हों, आर्थिक सूचनाएं हों, किसी भी तरह की सूचना, कोई भी सूचना आपको आज इंटरनेट के माध्यम से आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर या आपके कंप्यूटर पर आपको सभी को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक निर्माण में आत्मनिर्भर करना, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिक के उपकरण हैं, चाहे आपके पेन ड्राइव हों, कंप्यूटर हों, लैपटॉप हों या इनसे संबंधित जितने भी उपकरण आते हैं, उसमें जो है भारत को सशक्तिकरण बनाना, यानी कि हमारे पास जितनी आवश्यकता पड़े हम उसका निर्माण कर सकें और लोगों तक उसकी पहुंच और एक सुलभ कहना मतलब आसान बजट में वहाँ तक दिया जा सके। रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दुनिया भर का प्रत्यक्ष जो है रोजगार उत्पन्न हो रहा है। पहले तो वो रोजगार है जो डिजिटल इंडिया के तहत, जैसे जियो का जो टेलीकम्युनिकेशन है उनमें बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, जो रोजगार यानी कि वहाँ के कर्मचारी हैं। दूसरा, उससे संबंधी बहुत सारे जैसे सीएससी सेंटर खोल दिए गए हैं, वह प्रत्येक गांव में एक है, वहाँ पर कम से कम 2 लोग अपना रोज़गार उनको मिल रहा है या अपनी कमाई कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनियों ने जैसे बना दिया है कि अपने इंटरनेट कैफ़े या सीएससी सेंटर या दूसरी कनेक्टिविटी, या कोई बैंकों से आपने जो है बैंक बीसी ले रहा है, बैंक मित्रा ले लिया है, पैसों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उससे भी आमदनी हो रही है। तो दोस्तों, इसके जो है डिजिटल इंडिया के द्वारा जो है बहुत सारे रोज़गार उत्पन्न हो रहे हैं और इसको बहुत ही ज़्यादा कुछ लोग जो है इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि इसका जो बनाने का, जैसे लैपटॉप बन रहे हैं, कंप्यूटर बन रहे हैं, पेन ड्राइव बन रहे हैं, टैब बन रही हैं, इसमें लगे हुए हैं, इनसे भी रोज़गार मिल रहा है। दूसरे जो है टेलीकम्युनिकॉम जो इंटरनेट उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे कर्मचारी को रोज़गार मिल रहा है। तीसरा जो है अप्रत्यक्ष तौर पे जैसे कॉमन सर्विस सेंटर बना दिए गए हैं और इससे संबंधित दूसरे जो काम कर रहे हैं, दूसरे लोगों का जो नहीं जानकार है उनको जानकारी दे रहे हैं, या ऑनलाइन जो कोर्स करा रहे हैं, एग्ज़ाम करा रहे हैं, उनको भी रोज़गार मिल रहा है। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, तो इसमें भी किया जा रहा है। फिर इसके अलावा कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं, हालांकि बहुत सारे उद्देश्य हैं, मैंने कुछ उद्देश्य आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। इसमें दूसरा जो एक अन्य उद्देश्य में, हर भारतीय परिवार में किसी एक व्यक्ति को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा की शुरुआत की है। भारत सरकार पहली बात तो ये सोच रही है, भारत का जितना भी एरिया है, किसी भी एरिया में इंटरनेट की ऐसा ना हो जहाँ पर इंटरनेट की पहुँच ना हो, उसको पहुँच के लिए टावर लगाए जा रहे हैं, लाइनें बिछाई जा रही है। फिर उसके संबंधी जितना भी मोबाइल बनाए जा रहे हैं, लैपटॉप बनाए जा रहे हैं, और फिर उनके संबंधी जो एप्लीकेशन है उनको भी बनाया जा रहा है, और हर परिवार में एक को साक्षर किया जा रहा है। अब इसके में आते हैं, वैसे तो सभी इसमें महिला पुरुष सभी साक्षर हो रहे हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए अलग से विश्व बैंक भी जो है महिला को साक्षर कर रही है। जो सेवा है इनसे, जिसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय वुमेन्स एसोसिएशन, स्वनियोजित महिला संघ है, इसका अर्थ कई भाषाओं में सेवा होता है। अहमदाबाद भारत में स्थित एक ट्रेड यूनियन है जो कम आय वाली स्वतंत्र रूप से नियोजित महिला श्रमिकों को बढ़ावा देता है। सेवा दुनिया में अनौपचारिक श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन है, जो भारत में विश्व बैंक के वित्त पोषण से जो है स्वनियोजित महिलाओं को क्या कर रही है, जो सेवा है, यानी भारत में वित्त बैंक जो है क्या कर रही है, ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल तकनीक में ट्रेनिंग दे रही है, प्रशिक्षण कर रही है, जिससे उनको वह वहाँ तक उनकी पहुँच हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर इतना ही था इसमें डिजिटल साक्षर इंडिया में। मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इसमें क्या है, डिजिटल इंडिया में सभी लोगों को इंटरनेट की पहुँच तक
पहुंच बनाना है। उसके लिए चाहे टावल लगाने हो, चाहे लान बिछानी हो, चाहे उनसे संबंधित उपकरण को निर्माण करना हो और उनको पहुंच के लिए चाहे एप्लीकेशनों को बना रहे हो, तो इसमें सरकार बहुत ही ज़्यादा। फिर इसके कुछ कार्य हैं, इसका कुछ आधार ढांचा है और उसके बाद उद्देश्य है। तो ये जो है मेन चीज़ें थी और आपके इससे थोड़ा सा लेक्चर से कुछ ना कुछ डिजिटल इंडिया सशक्तिकरण के बारे में जानकारी मिली होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं और आपको बीच बीच में इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।